हेलो फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने का लक्ष्य रखा है। आज का निबंध मेरा इसी टॉपिक पर है। आशा करते हैं कि आप इस निबंध को अच्छे से पढ़िएगा, 2 से 3 बार मेरे निबंध को देखिएगा, सुनिएगा और फिर उसके बाद अपने एक निबंध को अपनी तरह से लिखने का प्रयास करिएगा, कोशिश करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपका जो निबंध होगा वो काफी स्कोरिंग होगा, काफी अच्छे नंबर आपको दिला सकेगा। लेट्स स्टार्ट। We can make the change, we will make the change, we should make the change. Agriculture was the past, agriculture is the present, agriculture will be the future. भारत में 60% लोग कृषि पृष्ठभूमि से संबंधित हैं। सामाजिक आर्थिक किसी भी प्रकार की प्रौद्योगिकी का संबंध कृषि सुधार से ही संबंधित होता है। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर की आवश्यकता वर्ष में 2-3 दिन के लिए या कुछ दिनों के लिए होती है, जबकि कृषि की आवश्यकता पूरे वर्ष भर रहती है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि देश का अन्नदाता आज अन्न के अभाव में भूख गरीबी से ही मर जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, आवर कल्चर इज एग्रीकल्चर। भारतीय अर्थव्यवस्था पर कृषि प्राथमिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश का 54% भाग कृषि क्षेत्र में ही लगा हुआ है। देश को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा भी गया है। विश्व में खाद्यान्न का उत्पादन और कृषि क्षेत्र सबसे अधिक भारत के पास है। साथ ही विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या चीन के बाद भारत में ही रहती है। इतनी विशाल जनसंख्या के भरण पोषण के लिए खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता का होना आवश्यक है। लेकिन मानसून की निर्भरता पर टिकी हमारी कृषि अर्थव्यवस्था, मिट्टी में गुणात्मक पोषक तत्वों की कमी, किसानों की बदतर स्थिति, जीएम फसलों से भूमि मानव का बिगड़ता स्वास्थ्य, उत्पादों की पहुंच मार्केट तक न होना, इन जैसे कई कारणों के चलते भारतीय कृषि और कृषक दोनों की ही दयनीय दिशा जो है वो बढ़ती जा रही है। चलिए, तो ये तो वो कीवर्ड्स थे जिनकी तरफ से मैंने आपको बताया था कि आप सोचना स्टार्ट करेंगे। अब ये वो निबंध है जिसको आपको अच्छे से देखना है, सुनना है 2 से 3 बार। लेट्स स्टार्ट। मिशन किसान 2022 दुगनी आमदनी। अर्थव्यवस्था में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन देश का अन्नदाता अर्थव्यवस्था के निचले पायदान पर पाया जाना और खेती में होने वाले लगातार उतार चढ़ाव इस बात का लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि भारत की आधी आबादी आर्थिक संकट के दायरे में है, जिसके चलते विभिन्न आंदोलन, उपद्रव, प्रदर्शन पिछले 1 दशक में देखने को मिल रहे हैं और संख्या में हर वर्ष इजाफा ही हो रहा है। नीति निर्माता किसानों की आमदनी को लेकर काफी चिंतित हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री से अलग अलग मंच में इसे जोर देकर उठाया भी जा रहा है। इसी क्रम में नीति आयोग ने अपने विजन में कृषि में सुधार के आयाम और किसानों की आय को बढ़ाने का मुद्दा बनाया है। अब इसे समझना होगा किस प्रकार किसानों की इन आय को दुगना बनाया जाएगा। भारत ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए स्वतंत्रता के बाद से जो भी कार्यक्रम बनाए गए हैं वो उत्पादन में वृद्धि और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है, जिसका माध्यम उच्च गुणवत्ता वाले बीज, सब्सिडी, उर्वरक, सिंचाई रहे हैं। इससे 60 के दशक में आए गंभीर खाद्य संकट से निकलने में काफी सहायता के साथ यह भी उल्लेखनीय है कि हरित क्रांति के बाद जनसंख्या में 2.5 गुना की वृद्धि हुई है और उत्पादन में 3 से लेकर 7 गुना तक अधिक वृद्धि देखी गई है। इससे भारत न केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर देश बन गया, बल्कि एक यहाँ तक कि निर्यातक देश भी बन चुका है। कहने का मतलब है कि हम अब आत्मनिर्भर ही नहीं है, बल्कि अपना बहुत सारा जो कृषि उत्पाद है उसको हम दूसरे कंट्रीज में भेजने भी लगे हैं। लेकिन इस नीति ने ना तो किसानों की इनकम को बढ़ावा दिया और ना ही किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने का कुछ सोचा है। ये नीति केवल और केवल उत्पादन बढ़ाने पर जोर देती रही है। ऐसे में कुछ मामलों में तो किसानों की आय में वृद्धि हुई है और कई मामलों में किसानों की आय में वृद्धि नहीं भी हुई है। इससे खाद्यान्न उत्पादन तो बढ़ता गया, लेकिन किसानों की आय पर कोई खास हम देखते हैं फर्क नहीं पड़ रहा है। ये स्थिति झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में तो और भी भयानक हो जाती है, जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे जीने को मजबूर है। किसानों की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कृषि सुधारों की पहल के लिए एक समिति बनाई है। इसके प्रतिवेदन के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2022-2023 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए लक्ष्य तय किया गया।
ये लक्ष्य किसानों की आय को बढ़ावा देने, कृषि संकट को कम करने, किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जा रहा है कि किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य जीडीपी को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है और न ही इसका संबंध कुल कृषि उत्पादन को दुगना किए जाने से है। यहाँ आय को बढ़ाने का अर्थ स्थिर कीमतों पर किसानों की क्रय शक्ति की क्षमता को बढ़ाने से है। देश में किसानों की आर्थिक स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2017 में भारतीय किसान की आय मात्र 30,000 रुपया प्रति वर्ष थी, जो कि भारत की प्रति व्यक्ति आय से बहुत कम है। ऐसे में सबका साथ सबका विकास अवधारणा को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि किसान तेजी के साथ लक्ष्य को प्राप्त करे और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार को हर साल प्रति वर्ष 12.7% यानी 12.7% की वृद्धि करनी होगी। साथ ही सरकार को इन 3 क्षेत्रों की ओर भी ध्यान देना होगा। नंबर 1, खेतों में उपयोग में लाए जाने वाले साधनों तथा इनपुट को सस्ता करना। नंबर 2, किसानों को उसके उत्पादन का अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सके। नंबर 3, वैकल्पिक स्रोतों से किसानों की इनकम को बढ़ावा देना। इसके लिए क्या करना होगा तो देखते हैं। खेती में उपयोग में लाए जाने वाले साधन न केवल बेहतर हों बल्कि सस्ते भी हों। हालांकि हाल के दिनों में सब्सिडी और मुद्रास्फीति के कारण कृषि में लागत बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार को इन पर समय रहते काबू पाना होगा। सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के खातों में पहुंचाया जा रहा है। हालांकि इस योजना के चलते लीकेज की समस्या तो कम हुई है, लेकिन सब्सिडी का पैसा न मिलने का कारण बीज और उर्वरक खरीदते समय किसानों पर तात्कालिक रूप से खर्च बढ़ जाता है। इसके समाधान के लिए किसान और ऋण लेता है और वो इस प्रकार वह ऋण पर लगने वाला ब्याज भी किसान लागत का हिस्सा बन जाता है। खेती साधनों पर लगने वाले अप्रत्यक्ष कर कृषि वस्तुओं की कीमत बढ़ा देते हैं और फिर किसान उत्तम तकनीक और उत्तम साधनों का प्रयोग करने से बचता है। कृषि सुविधा के लिए बिजली पानी भी एक अहम हिस्सा है। देश में 41% किसानों को बिजली की उपलब्धता नहीं है, तभी उन्हें डीजल पंप जैसे महंगे साधनों से सिंचाई करनी पड़ती है। यह भी खेतों में लागत को बढ़ाता है। और स्टूडेंट, आप तो जान ही रहे हैं कि लगातार पिछले कुछ समय से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज की स्थिति तो ये हो गई है कि पेट्रोल से भी अधिक डीजल के दाम हैं। ऐसे में सरकार सौर ऊर्जा के तहत किसानों को सब्सिडी देते हुए इसे भी इस योजना के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम हो सके और सौर ऊर्जा जैसे सस्ती तकनीक से कम लागत पर खेतों को पानी उपलब्ध कराया जा सके। कृषि क्षेत्र में लागत इस बात पर भी निर्भर करता है कि किसानों को प्राप्त होने वाला ऋण किस दर से, किस तरह से उन्हें प्राप्त हो रहा है। इसी कारण 59% यानी 59% किसानों को केसीसी की कार्ड की पहुंच को संभव बनाया जा रहा है, जिससे किसान बेहद कम दर पर ऋण ले पाते हैं। केसीसी का मतलब किसान क्रेडिट कार्ड। इस पर भी यह ऋण व्यवस्था लघु अवधि के लिए ही है, दीर्घावधि के लिए यह सुलभ नहीं हो पाती है। और भी तमाम प्रशासनिक जटिलताएं हैं जिस कारण किसान नई तकनीकों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। किसानों का परिवहन और उसका भंडारण अभी भी इतना सस्ता सहज नहीं है, तभी किसान को वक्त से पहले ही सस्ते में अनाज बेचना पड़ता है और उचित दामों से वो वंचित रह जाता है। मनरेगा से मजदूरी संबंधी लागत भी बढ़ रही है, जिसका प्रभाव सीधे तौर पर उत्पादन लागत पर पड़ रहा है। किसानों की आय में वृद्धि का दूसरा कारण सीधे सीधे राजस्व प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। भारत में पिछले 3 वर्षों का उत्पादन ये दिखाता है कि किसानों की खस्ता हाली के प्रमुख कारण दरअसल फसल पैटर्न, बाजार से जुड़े प्रमुख मुद्दे हैं, जबकि किसानों के लिए यह बेहद जरूरी है कि वो फसलों का चयन बेहद सावधानी से करें। यहाँ यह देखा जा सकता है कि किसान की मसाले, फल किसानों के लिए अनुकूल फसलें रही हैं। कहने का मतलब ये है कि कमर्शियल जो क्रॉप्स होती है वो किसानों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहती हैं, लेकिन वो क्या कारण है जिसकी वजह से वो इन फसलों को नहीं बो पा रहे हैं। वर्तमान में कृषि की प्रमुख फसल गेहूं, तिलहन, दाल, चावल
देश की 70% जमीन पर बोई जा रही हैं, जबकि इनसे होने वाला उत्पादन मात्र 41% ही है। यानी लैंड तो बहुत लग रहा है और उत्पादन वो कुछ खास दे नहीं पा रही हैं। उच्च मूल्य वाली फसलों के क्षेत्रफल में यदि 1% में वृद्धि की जाए, बात को समझिएगा, जो फसलें आप लोगों को ज्यादा पैसा दे रही हैं, उच्च मूल्य वाली फसलों के क्षेत्रफल में अगर हम 1% की वृद्धि कर दें तो किसानों की आय में 5% की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए किसानों के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि फसलों का चयन करते वक्त उच्च मूल्य वाली फसलों पर भी ध्यान दें। भारत में कृषि आय में गहनता भी बड़ी समस्या है। रबी और खरीफ फसलों को एक ही भूखंड पर दोनों मौसमों का लाभ ले पाना मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त नई प्रौद्योगिकी और सिंचाई सुविधा के बढ़ने से रबी और खरीफ की फसलों के बीच कम अवधि की फसल ले पाना भी संभव हुआ है। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि ये वो कुछ टॉपिक रहे हैं जिसकी दिशा में या जिस तरह से अगर आप सोचना स्टार्ट करोगे तो आपका निबंध काफी अच्छे से लिख पाएंगे आप लोग। थैंक यू क्लास।